हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फिर से थॉर लव एंड थंडर के टीजर के बारे में, वो भी काफी ज्यादा डिटेल में, ताकि आप इस टीजर के रिलीज किए गए मकसद को समझ सको कि अभी के लिए ये टीजर हमें क्या दिखाना और समझाना चाहता है। क्योंकि कई सारे मार्वल फैंस की उम्मीदों पर ये टीजर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा है। यानी कि उन सभी फैंस के एक्साइटमेंट का लेवल इस फिल्म के टीजर को लेकर बहुत ही ज्यादा बड़ा था, और अक्सर ये चीज अगर आप ज्यादा उम्मीद पालते हो तो उसमें कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट ही करती है, जिस पर मैंने अपनी उम्मीद पहले से ही कम लगा रखी थी। क्योंकि ऑलरेडी एमसीयू के प्रोजेक्ट ऑनगोइंग चल रहे हैं, जिन पर से स्टूडियो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि फैंस का ध्यान उस पर से हटकर किसी और कंटेंट पर लग जाए, ताकि जो हाइप और बॉक्स ऑफिस पर उन्हें रिजल्ट का इंतजार है इससे पहले रिलीज होने वाली फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को लेकर उसमें कोई भी कमी ना आए। बाकी मून नाइट तो अपना असर दिखा ही रहा है। ऐसे में अगर इस फिल्म का ट्रेलर यानी कि थॉर लव एंड थंडर काफी बड़ा बम गिरा देगी ट्रेलर से ही, तो फिर फैंस बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और ऐसी डिस्ट्रैक्शन से लॉस स्टूडियो को ही होगा। लेकिन फिर भी इस टीजर में जो कोई भी डिटेल मार्वल्स के डाई हार्ड फैंस के लिए डाली गई है, वो चीज मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई, और उन्हीं सारी डिटेल्स का ब्रेकडाउन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, जिसमें बनती है सबसे पहले मेजर स्पॉइलर वार्निंग, और उसके बाद मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक बच्चा भागता हुआ नजर आता है, जो कि डेफिनेटली थॉर ही है। लेकिन अगर आप ज्यादा गौर से देखो तो हो सकता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि क्रिस हेम्सवर्थ के बेटे में से साशा या फिर क्रिस्टन हो सकता है। खैर, तो उसके बाद वो बच्चा काफी क्विकली टीनेज में बदल जाता है, जिसके अगर आप कॉस्ट्यूम पर काफी ज्यादा ध्यान दो तो हाँ, कॉस्प्ले तो बेकार है ही, जिस कॉस्ट्यूम को डायरेक्ट एक्वायर थॉर की क्लासिक कॉमिक बुक से किया गया है, जो लुक आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। और फिर उसके कुछ सेकंड बाद हम सीधे यंग क्रिस हेम्सवर्थ को देखते हैं, जिनके सूट को देखकर ही समझ आ जाता है कि ये सूट थॉर 1 और 2 का ही है। जिसके बाद हमें थॉर की प्रेजेंट की टाइमलाइन का लुक दिखाया जाता है, जो जलते हुए एसगार्ड न्यू एसगार्ड की बैटल की सिचुएशन में खड़ा हुआ है, जिस पर मैं बस थोड़ी देर में ही आऊंगा, क्योंकि इस सीन के बाद हम थॉर के उसके स्टॉर्म बेकर को शायद से एक फाइनल रेस्ट देते हुए देखते हैं उसके हिसाब से, जिसमें अब वो जंग नहीं बल्कि एक हिसाब से मेडिटेशन कर शांति के रास्ते पर चलना चाहता है, और उसे वो शांति उस मेडिटेशन से मिलती भी है, जो सीन सच में देखने पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। लेकिन जगह अर्थ नहीं है, जो चीज हमें आसमान को ही देखकर समझ आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर 3 सन के साथ साथ 2 मून भी प्रेजेंट है। खैर, तो इस अमन और शांति के बाद थॉर ने एक फैसला कर लिया है खुद को ढूंढने का, जिस टीजर के 19 सेकंड ने मार्वल फैंस के लिए पूरी की पूरी जर्नी उनके सामने लाकर रख दी है। कैसे, तो अब उसकी बात करें तो हमें शुरुआत जो छोटे थॉर से दिखाई जाती है, वो भी बड़े होने तक, जिसमें बस वो भाग ही रहा है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल प्रेजेंट करती है कि थॉर शुरुआत से लेकर अब तक कैसे जोशीला और हर एक जंग में इन्वॉल्व था, जिससे कभी भी उसने अपना मुंह नहीं मोड़ा। यानी कि उसने सिचुएशन का हर बार डटकर ही सामना किया है, जिसके लिए थॉर की टाइमलाइन को उठाकर उन्हें देख लेना चाहिए, जिन्होंने अब तक देखा नहीं है। बाकी मार्वल फैंस समझ जाते हैं कि थॉर की ये जर्नी शुरुआत से लेकर इस टाइमलाइन में आने तक कितनी ज्यादा तकलीफदायी रही है, क्योंकि इस जंग की राह पर चलकर थॉर ने अपना सब कुछ खो दिया है। यानी कि अब वो अकेला ही है अगेन इस जर्नी में, ताकि वो एक सही दिशा को पकड़कर एग्जैक्टली ये जान सके कि असल में उसे करना क्या है। इसलिए शांति का रास्ता उसकी जिंदगी को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर उसके बाद मार्वल के लोगों के साथ साथ हम बैकग्राउंड में गन्स एंड रोजेस का स्वीट चाइल्ड्स ऑफ माइन का सॉन्ग भी सुनते हैं, जो इस पूरे ट्रेलर में अपना बैलेंस बिल्कुल बरकरार रखता है। जिसके बाद हमें थॉर यानी कि फैट थॉर की जर्नी दिखाई जाती है, कि अब इस जर्नी में वो खुद की बॉडी के शेप को बदलने में कैसे कामयाब हुआ है। बाकी जो उसकी ट्रेनिंग का सेक्शन है, वो डेफिनेटली हमें रॉकी की वाइब दिलाता है। बाकी लोकेशन कौन सी है और ये बड़ा सा स्कल किस क्रिएचर का है, फिलहाल तो उसके ऐसी मेरे पास कोई भी इन्फो नहीं है, जो टीजर भी हमें बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करता। क्योंकि अभी से दावे के साथ ये कहना कि ये किसी गॉड की डेड बॉडी होगी जिसे गॉड ने मारा होगा, तो बात बिल्कुल सही नहीं होगी, क्योंकि थॉर का शेप भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं है। और रही बात एमसीयू वालों की, तो उनकी आदत सभी फैंस को पता है कि ट्रेलर में किस तरीके से फैंस को मिसलीड किया जाता है। लेकिन इसके अलावा इस सीन में जो डिटेल हमें नजर आती है, वो है फैट थॉर के सर की हेड, जिस पर हम स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर लिखा हुआ देख सकते हैं, जिस रेफरेंस को सीधे थॉर रैग्नारॉक से उठाया गया है, जहाँ पर थॉर खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर बताकर जेट को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो जेट वो टैग थॉर को छोड़कर ब्रूस बैनर यानी हल्क को दे देती है। बट फिल्म में स्ट्रॉन्ग कौन था, ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। जिससे हटकर फिर से ट्रेलर के पॉइंट पर आए, यानी कि ट्रेलर के सीन पर, तो हम अगले सीन में उसे यानी कि थॉर को पूरी तरीके से रिप्ड देखते हैं, जिसने अपने शेप से लेकर बॉडी तक को बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रांसफॉर्म कर लिया है। लेकिन यहाँ पर जो सीन हमें मिसलीड करता है, वो इस सीन के अलावा क्विकली दिखाया गया ये सीन भी है, जिसे देखकर फिलहाल तो यही लग रहा है कि दोनों ही लोकेशन बिल्कुल सेम है। जिस एक लोकेशन पर थॉर ने एक ही बार में 1 से लेकर 2 सूट बदल लिए, यानी एक लुक से सीधा दूसरा लुक। लेकिन होगा उसका बिल्कुल उल्टा, जिसमें मुझे लगता है ये सीन थॉर और गार्डियंस की टीम का टीम अप दिखाया जाता है, वो भी शुरुआत
शुरुआती दिनों का कि उनकी शुरुआत एज अ टीम अप शुरुआत में थॉर के ट्रांसफॉर्म होने के बाद कैसी थी। और बाय द वे इस सीन में हम लगभग गार्डियंस की टीम के सभी मेंबर्स को भी देखते हैं, सिवाय गमोरा और ड्रैक्स के कैरेक्टर को छोड़कर। लेकिन ड्रैक्स का कैरेक्टर भी इस फिल्म में है, जिसकी कंफर्मेशन आगे ये ट्रेलर करता भी है, यानी कि इस सिचुएशन में ड्रैक भी होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट गमोरा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का फोकस पूरा का पूरा गमोरा की स्टोरी से लेकर बाकी दूसरे कैरेक्टर की भी डेवलपमेंट पर रहने वाला है, जिसकी उस टाइम पर अगर ट्रेलर निकल कर आएगा या फिर कोई डिटेल तब वहीं पर डिस्कस करेगी, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है थॉर लव एंड थंडर की। जिसके बाद सीधे आ जाते हैं थॉर के एक और नए कॉस्ट्यूम यानी कि अपग्रेड वर्जन पर, जिसके जैकेट, बाल और इवन बूट तक को नोटिस कर फैंस ये गेस कर सकते हैं कि ये थॉर असल में थंडर स्ट्राइक है, जिसे एज ए रेफरेंस फिलहाल तो अच्छा ही यूज किया जा रहा है, लेकिन शायद से कॉमिक बुक के लेवल का बिल्कुल भी नहीं। बट जो भी हो, फैंस को फाइनली थंडर स्ट्राइक का वर्जन देखने मिलेगा थॉर का, जो यहाँ पर खुद को शायद एज अ गार्डियंस का लीडर प्रेजेंट कर रहा हो। और डेफिनेटली उसकी इस हरकतों से स्टार लॉर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो सभी एक जंग के माहौल में फंसे हुए हैं, जहाँ पर थॉर का ये नाटक अगेन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और फिर शायद हो सकता है कि ये सीन हमें ये प्रेजेंट करे कि स्टार लॉर्ड के चिल्लाने की वजह से उसने खुद का कॉस्ट्यूम बदल लिया है, लेकिन दूसरा रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे अब फिल्म में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है उसके लिए फिलहाल तो वेट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। बाकी रही बात बैकग्राउंड में दिख रहे इस अननोन प्लेनेट के इन एलियंस की, तो अभी के लिए तो मुझे ये एलियंस एंट्री डिस्क के लग रहे हैं, जिन पर अगर और कुछ डिटेल निकल कर आती है तभी ही उस पर बात करना ठीक रहेगा, क्योंकि देखकर ऐसा ही लगता है कि ये सीन सिवाय गार्डियंस और थॉर के बॉन्ड को दिखाने के अलावा ज्यादा कुछ दिखाएगा नहीं, कि कैसे एज ए टीम अप ये लोग साथ मिलकर काम करते हैं। और शायद इस जर्नी में हो सकता है कि थॉर को वो मजा नहीं आ रहा जिसकी उसने उम्मीद लगा रखी थी, जिसके बाद फिर क्या शायद से सकार प्लेनेट पर जाकर वो गार्डियंस की टीम को गुड बाय बोलेगा, जो वहाँ से सीधे टेलीपोर्ट होकर अपने मिशन पर चले जाएंगे, यानी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के प्लॉट पर। और यहाँ बचती है जर्नी थॉर और क्रॉक की, जो नीचे खड़ा उन्हें देख काफी स्माइल भी कर रहा है। बाकी बात रही क्रॉक की, तो क्रॉक के एनिमेशन स्टाइल को देखकर ये बात तो समझ आ जाती है कि टाइका वाइटिटी फैंस से बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे कि इस फिल्म का सीजीआई अब तक पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि क्रॉक का लुक फिलहाल तो यहाँ पर बहुत बुरा दिख रहा है, बट हाँ उसके लुक में अपग्रेड हुआ है, जिसकी डिटेल मैं आपको इसकी टॉय के लीक में ही पहले दे चुका हूँ। बाकी बात करें थॉर की पहनी हुई टी शर्ट की, तो उस पर जो अजीब सी ड्राइंग दिख रही है वो असल में 9 ड्रीम्स ऑफ एस्गार्ड है, जिसे थॉर ने इसके पहले जेन को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की थी थॉर 1 फिल्म में। जिसके बाद आ जाए सीधे एस्गार्ड की सिचुएशन पर, तो नो डाउट इस सीन को देखकर हमें ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाती है कि वैल्कायरी के अंडर एस्गार्ड आने की वजह से कितना पूरी तरीके से बदल चुका है, जिसे उसने बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन भी किया है। और रूमर के अकॉर्डिंग बात करें इस नए एस्गार्ड की सिचुएशन की, तो एस्गार्ड के लोग अर्थ पर रहने के बाद वहाँ के माहौल में ढल तो गए हैं, और साथ ही साथ उन्हें वैल्कायरी का वहाँ पर एज अ क्वीन बनकर रहना भी पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि आए दिन वैल्कायरी वहाँ के रूल्स बदलती रहती है, जिससे वहाँ के सभी एस्गार्डियंस को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन ये डिटेल पूरी तरीके से फिलहाल तो अभी के लिए रिवील नहीं की गई है कि किस तरीके की सिचुएशन वहाँ पर चल रही है, लेकिन ट्रेलर के इस सीन को देखकर अब ये बात समझ आ रही है कि एस्गार्ड में टूरिस्ट के अट्रैक्शन को बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिला है, जिससे उनकी अच्छी खासी रोजी रोटी भी चल रही है। और अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट की नजर भी उन पर पड़ेगी, और शायद वही प्रेशर हमें यहाँ पर इस सीन के अकॉर्डिंग दिखाया भी जा रहा है, जिससे वैल्कायरी बिल्कुल भी खुश नहीं है कि गवर्नमेंट उन पर अर्थ पर आने के बाद हर एक तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रही है। लेकिन वो रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरीके के होंगे फिलहाल तो उसका मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है। और इस सीन में नोटिस करने वाली बात, वैल्कायरी के बैकग्राउंड में फीमेल मिक का कैरेक्टर भी है, जो डेफिनेटली वैल्कायरी के असिस्टेंट है। और वैल्कायरी के फेस के इंप्रेशन को देखकर ये बात भी समझ आ जाती है कि उसे इन सभी कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो थॉर के साथ एक काफी अच्छी जर्नी पर भी निकलने वाली है, जिसकी झलक हमें इस सीन में बिल्कुल साफ साफ नजर भी आती है। जिन लोगों की ये जर्नी असल में एस्गार्डियन बोट में होगी, जिस बोट का नाम इस फिल्म में एगर रखा गया है। बाकी बात करें इन दोनों ही गोट की, तो इनमें से एक का नाम टूथ ग्रेचन और टूथ ग्राइंडर है, जिन्हें देखकर ही ये बात समझ आ जाती है कि इनका काम फिलहाल तो जब तक थॉर नजर नहीं आता तब तक लोगों को एस्गार्ड का टूर कराने की है, बट बाद में ये लोग कॉमिक बुक की तरह थॉर के साथ इस जर्नी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ही जल्दी यूज होते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड लाइटनिंग फोर्स पर चलती है, जिसमें बूस्ट करने का काम थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर करेगा, जो हमें इस सीन में बिल्कुल साफ साफ नजर भी आता है। और हाँ, थॉर का नया कॉस्ट्यूम भी, जिसके पूरे गोल्ड के अपग्रेड वर्जन को इस फिल्म में देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, जिसे कॉमिक बुक में गोल्ड के साथ साथ बैटल आर्म भी कहा जाता है। और उनका ये ट्रैवल हम प्लेनेट के बाहर से लेकर अंदर तक आते हुए इस सीन में भी बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि असल में उन दोनों ही गोड्स की स्पीड कितनी ज्यादा फास्ट है। और बात रही इस सीन की, यानी कि स्पायरेट से दिखाए गए सीन की, तो हो सकता है कि ये थॉर की इमेजिनेशन हो, वो भी तब की जब वो फैट है, यानी कि नींद में वो खुद को हीरो समझता है, जो कि वो असल में भी है। लेकिन सिचुएशन उस टाइम पर कैसी होगी उसे फिल्म में देखने में डेफिनेटली इस सीन के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा मजा भी आएगा कि गॉड्स के सपने किस लेवल के होते हैं। और फिर से आ जाए
इस सीन पर, तो इसे देखकर डेफिनेटली ये बात समझ आ जाती है कि ये प्लेनेट यानी कि ये रिम असल में ओलंपियस का है, जहाँ के गॉड्स अलग है, जिनमें से एक का अपीयरेंस हमें इस टीजर में बिल्कुल साफ साफ जूस के तौर पर दिखाया गया है कि उसकी सल्तनत और वो कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि लाइटनिंग शो वो यहाँ पर कर भी रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट यानी कि पे ऑफ बिल्कुल भी अच्छा निकल कर नहीं आएगा। ये बात हम सभी को पता है, क्योंकि गॉड द बुचर के आने के बाद हो सकता है कि वो इस पूरी के पूरी रियासत को ही मिट्टी में मिला दे, और हाँ यहाँ के गॉड्स को भी। लेकिन उनमें से अगर हरक्यूलिस दिख जाए तो फिर एमसीयू के फ्यूचर के लिए फैंस के चार चांद लगते ही है, क्योंकि इस कैरेक्टर का भी इम्पोर्टेंस एमसीयू के यूनिवर्स में काफी ज्यादा है। और बात रही जूस के कैरेक्टर की, तो उस रोल के लिए रसल क्रो को कास्ट किया गया है, जिनका ग्लिम्स हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें इस सीन में काफी क्विकली थॉर और क्रॉक सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं, बट पता नहीं किस बात पर। और फिर उसके बाद के हम इस सीन में देखते हैं कि थॉर अपनी टीम यानी कि क्रॉक, वेल्कायरी और माइटी थॉर के साथ यहाँ पर पहुंचा है, ताकि वो दूसरे गॉड्स यानी कि जूस को वार्न कर सके कि आने वाली मुसीबत उन लोगों पर कितनी ज्यादा बुरी पड़ने वाली है। और शायद यहाँ तक थॉर खुद को पूरी तरीके से नए सूट में अपग्रेड भी कर लेगा, जिस लुक की मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की है। और यहाँ से मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि थॉर को यानी कि फीमेल माइटी थॉर को फिल्म के सेकेंड हाफ में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, और इसके पहले थॉर अपनी पूरी जर्नी में इसी चीज को डिस्कवर करेगा कि असल में गॉड्स की किलिंग कर कौन रहा है, जिसमें उसका साथ ऑब्वियसली उसका बेस्ट फ्रेंड क्रॉक का कैरेक्टर ही देगा, जिसमें से ये सीन कॉमिक बुक से एक्वायर किया गया है, जिस बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। बाकी जिस बीस्ट की किलिंग हुई है उसका नाम फॉलीगार्ड ऑफ बोहेमिथ है, जो कि असल में अपने ही यूनिवर्स का गॉड है, और गैस करने की जरूरत नहीं है कि उसे किसने मारा है, क्योंकि नाम गॉर का ही निकल कर आएगा, जिसे डेफिनेटली यहाँ पर इसीलिए शो किया जा रहा है ताकि थॉर को पता रहे कि आने वाला खतरा अब उसके लिए कितना ज्यादा बड़ा होगा। और इस सीन को देखकर एक और चीज मेरे दिमाग में आती है कि थॉर को ये सब कुछ क्रॉक के साथ अपनी जर्नी पे निकलने के बाद पता चलेगा, जिसके बाद उसे एहसास होगा कि उसे टाइम पर एसगार्ड पहुंच जाना चाहिए, वरना चीजें वहाँ के लोगों के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं होगी। और उसका भी पे ऑफ हमें इसी टीजर में काफी अच्छा टीज कर दिखाया गया है, जहाँ पर शायद से थॉर थोड़ा लेट पहुंचेगा, क्योंकि सिचुएशन उसके हाथ से निकल चुकी होगी, यानी कि गॉर यहाँ पर अपनी आर्मी के साथ पहुंचकर तबाही पहले से ही मचा चुका होगा। जिन ब्लैक बिजर्कर के कैरेक्टर को हम काफी ब्लरी माइटी थॉर के इस बैकग्राउंड में देख सकते हैं, जिन्हें गॉर ने अपनी नेक्रोसॉर्ड से समन कर बुलाया है। लेकिन थॉर को फिलहाल तो ये पता नहीं होगा कि उसकी मदद करने जो थॉर यानी कि माइटी थॉर आई है वो असल में कौन है, क्योंकि कॉमिक बुक में भी इसका सस्पेंस रखा गया था, बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेट ये सस्पेंस पहले ही रिवील कर फैंस के लिए किसी भी तरीके का फिलहाल तो सरप्राइज नहीं रखा गया है, पर थॉर के लिए रहे, जो बात फिल्म के प्लॉट के हिसाब से ठीक भी रहेगी। इसके अलावा माइटी थॉर यानी कि जेन की ओरिजिन की बात करें तो वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर रखी है कि जेन की सिचुएशन थॉर को छोड़ने के बाद कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे लड़ते हुए वो कॉमिक बुक में वर्दी बनती है, और जब भी वो थॉर बनती है यानी माइटी थॉर, तो मौत के और भी काफी ज्यादा करीब पहुंचती चली जाती है। लेकिन अब फिल्म में हो सकता है कि उसे पूरी तरीके से अलग कर सिचुएशन ही बदली जाएगी, क्योंकि सेट पर हमने जेन फॉस्टर के कैरेक्टर को बिल्कुल ही अलग देखा था, जिसकी पूरी डिटेल में आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे ओडिन की ग्रेव के पास जाकर जेन पूरी तरीके से वर्दी साबित होगी, जिसके बाद म्योनिर के टूटे हुए टुकड़े आपस में जुड़कर फिर से एक हो जाएंगे। उसके बाद बात करें गार्डियंस के इस सीन की, तो यहाँ पर डेफिनेटली गुड बाय की सिचुएशन ही चल रही है, जिसमें स्टार लॉर्ड शायद से सकार प्लेनेट पर थॉर को आखिरी बार गुड बाय कह रहा है, वही उसके प्यार और राह की डायलॉग को रिपीट कर जो यहाँ पर कॉमेडी रिलीफ भी लाते हैं, जिसमें गार्डियंस की सिचुएशन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी थॉर की जर्नी की भी कुछ हद तक डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है, जिनमें अब आ जाए इस टीजर में नहीं दिखाए गए विलन यानी गॉर द गॉड बुचर पर, तो फिलहाल तो उस कैरेक्टर के लुक के अलावा बाकी दूसरी और डिटेल्स बिल्कुल भी रिवील नहीं की गई है। और हाँ, इसकी ओरिजिन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, जिसमें हमें यही सुनने और देखने के लिए मिलता है कि कॉमिक बुक में गॉर की फैमिली और पूरे कबीले के लोग बहुत ही ज्यादा सफर करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आस्था भगवान पर से बिल्कुल भी नहीं छूटती। लेकिन गौर के सबर का बांध टूट जाता है, वो भी तब जब उसकी माँ, प्रेग्नेंट वाइफ और बच्चे मारे जाते हैं, जिसके बाद उसके प्लेनेट पर दो गॉड्स लड़ते हुए गिरते हैं, जिनमें से एक नल होता है और उसी की स्वॉर्ड उठाकर गौर सीधे गॉड बुचर बन गया था। लेकिन अभी के लिए तो इस कहानी को कॉमिक बुक से उठाकर फिल्म में किस तरीके से अडेप्ट किया जाता है उसे देखने में मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि उसके बाद गौर ने जो कुछ भी किया था वो कॉमिक बुक की एक हिस्ट्री है, जिसमें गौर ने गॉड से लेकर थॉर तक को हिसाब से बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी है, क्योंकि गौर की लिस्ट में थॉर सबसे आखिरी में मरेगा, जिसे उसने जानबूझकर जिंदा रखा था ताकि वो उससे मौत की भीख मांगे। लेकिन जब थॉर के पास उम्मीद की किरण बनकर उसी का यंगर वर्जन आया था, तब सिचुएशन पूरी तरीके से कॉमिक बुक में बदल गई थी। लेकिन फिलहाल तो फिल्म की सिचुएशन पूरी ही अलग रहेगी, क्योंकि यहाँ पर थॉर को बचाने के लिए उसका कोई दूसरा वेरिएंट नहीं आएगा और न ही तीसरा, क्योंकि सभी पेन को थॉर को खुद ही झेलना है, जिसे फिल्म में सही से दिखाया गया तो फिर ये फिल्म थॉर के यूनिवर्स की बनाई गई बहुत ही ज्यादा तगड़ी फिल्म रहेगी, या फिर रिजल्ट उसका उल्टा भी निकल कर आ सकता है, जिसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। वेल, तो ये हो गई अब फाइनली थॉर लव एंड थंडर की सारी टीजर
पिक्चर की डिटेल्स, जिनमें से अगर आपको गॉर द गॉड बुचर से लेकर माइटी थॉर तक की ओरिजिन चाहिए तो उस बारे में आप मुझे कमेंट या फिर डीएम कर बता सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, ताकि आप आने वाली इस फिल्म यानी कि थॉर लव एंड थंडर के लिए पूरी तरीके से अप टू डेट रहे। बाकी अगर आपको मेरी ये मेहनत इस वीडियो में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।